इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम स्ट्रेन से रिलेटेड। ठीक है, तो स्ट्रेन स्ट्रेस की हमने बातें कर ली हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस से बेसिकली जितने भी हमारे टर्मिनोलॉजी थी वो हमने सारी समझ ली हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं स्ट्रेन की तरफ। स्ट्रेस हमने सोम में कैसे कैसे हम कहां पर सोम में किस तरह से स्ट्रेसेस को डील करने वाले हैं वो सारी चीजें हमने देख ली हैं। कौन से चैप्टर में कौन सी स्ट्रेस होने वाली है वो हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं स्ट्रेन की तरफ। स्ट्रेन बेसिकली क्या है? स्ट्रेन का अगर आपसे डायरेक्टली एक यूनिवर्सल फॉर्मूला पूछा जाए तो स्ट्रेन का एक डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि अगर आप ये सीधा समझते हो कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन इज द स्ट्रेन, मैं वर्डिंग बोल रहा हूं, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन इज द स्ट्रेन, तो आप एक जगह गलत हो जाएंगे और वो गलती करेंगे आप इसमें शियर स्ट्रेन में, क्योंकि शियर स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन नहीं होती है। याद रखिए, मार्क माय वर्ड, कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन शियर स्ट्रेन नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ शेप चेंज होती है, ये सिर्फ और सिर्फ शेप चेंज होती है। तो प्लीज याद रखिएगा, जो आप डेफिनेशन देते हो वो इसकी है, जो आप डेफिनेशन देते हो वो इसकी है। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेन। ओके, जबकि हमारे पास शियर स्ट्रेन की जो डेफिनेशन है वो है चेंज इन शेप। ओके, तो ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, अब चलते हैं फिर फर्दर आगे। नॉर्मल स्ट्रेन, ये नॉर्मल वर्ड क्या है समझिएगा। जैसे हमने वहां पर बात की थी कि बेसिकली फोर्सेस से रिलेटेड स्ट्रेस की बात की थी, तो नॉर्मल जो फोर्स की बात की थी, नॉर्मल फोर्स क्या था? जो हमारे पास रेफरेंस है उस रेफरेंस के परपेंडिकुलर इज द नॉर्मल, रेफरेंस के पैरेलल इज द ट्रांसवर्स और शेयर। ठीक है, बट यहां जो हमारे पास नाम है, एक नाम यहां पर ये भी है लेटरल। अब लेटरल जनरली हमारे पास क्या होता है? लेटरल का सेंस हमारे पास होता है जो रेफरेंस के पैरेलल है, बट एक्चुअल लेटरल की डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है परपेंडिकुलर टू द फोर्स। एक्चुअल लेटरल डायरेक्शन का जो डेफिनेशन है वो ये है परपेंडिकुलर टू द फोर्स। ये जो प्लेन होता है ये प्लेन मेरा लेटरल प्लेन कहलाता है। परपेंडिकुलर टू द फोर्स जो प्लेन होता है वो प्लेन मेरा लेटरल प्लेन कहलाता है। उम्मीद है आपको यहां से ये चीज समझ में आ रही होगी कि जहां पर भी फोर्स लगी होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी होगी, अगर मैं डायरेक्शन लेके चलता हूं ट्रांसवर्स वाली या एक किसी एक्चुअल प्लेन के पैरेलल वाली, तो वहां पर लेटरल वर्ड का मीनिंग होता है जो प्लेन है फोर्स के परपेंडिकुलर, दैट इज द लेटरल मीनिंग। ठीक है, लेटरल। अब यहां पर हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल बेसिकली यहां पर फोर्स को दिखा रहा है, ऐसे ही ट्रांसवर्स और शियर जो टर्म है वो बेसिकली यहां फोर्स को दिखा रहा है। ठीक है, फोर्स, तो फोर्स मेरी अगर नॉर्मल लग रही है, फोर्स मेरी अगर रेफरेंस पर नॉर्मल लग रही है, तो उस नॉर्मल फोर्स की वजह से, समझो जरा इस चीज को, उस नॉर्मल फोर्स की वजह से मेरी 3 स्ट्रेन्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। कौन कौन सी? एक हो सकती है लॉन्गिट्यूडनल, एक हो सकती है लेटरल एंड एक हो सकती है वॉल्यूमेट्रिक। किसकी वजह से? रेफरेंस के नॉर्मल अगर फोर्स लग रहा है और अगर रेफरेंस के पैरेलल फोर्स लग रहा है तो मेरे पास जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस होने वाली है। वहां पर हम नॉर्मल, लेटरल या वॉल्यूमेट्रिक की कहानी की बात नहीं कर रहे होंगे। क्लियर है? ठीक है, अगर मैं सिंपल बात कर रहा हूं तो ठीक है, मैं बात नहीं कर रहा हूं यहां पर कंबाइंड इफेक्ट्स की। क्लियर? तो यहां पर जो ट्रांसवर्स स्ट्रेन है उसमें हमारे पास आएगा चेंज इन शेप यानी कि शियर स्ट्रेन, और नॉर्मल स्ट्रेन नॉर्मल फोर्स की वजह से लगने वाले। तो इन्हीं को हम डायग्राम के हिसाब से, डायग्राम की हेल्प से देखने वाले हैं कि अगर मैं आपसे यहां पर ये एक पर्टिकुलर डायग्राम लेके चल रहा हूं ब्लू कलर में, तो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है, सॉरी येलो कलर में, तो आपको जो यहां पर दिख रहा है ये जो डायग्राम है, मान लीजिए मैंने एक स्क्वायर टाइप का एक ब्लॉक लिया हुआ है, स्क्वायर टाइप की एक रोड है मेरे पास, उस स्क्वायर रोड में मैंने फोर्स लगाया एक P, मान लीजिए एक फोर्स लगाया मैंने P ऐसे। तो अगर इसमें P फोर्स लगाता हूं तो रिएक्शन आएगी, अगर यहां से मैंने फिक्स कर रहा है तो रिएक्शन आएगी P के बराबर। ठीक है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है, धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, रिएक्शन भी धीरे धीरे बढ़ रही है। जहां पर आपने P मैक्स लिखा वहां पर R मैक्स भी पहुंच चुकी है। तो यहां से हमें क्या मिलने वाला है कि जो हमारे पास इनिशियल शेप थी, इनिशियल शेप हमारी ये वाली है जो येलो कलर में मैंने दिखा रखी है, इनिशियल शेप ये थी। क्या हुआ यहां पर इसकी डायमेंशन चेंज हो रही है, और डायमेंशन कैसे चेंज हो रही है? जो लेंथ थी मेरे पास इनिशियल वो L थी, जबकि इसमें जो चेंज हुआ
जो चेंज हुआ दैट इज दी, एक सेकेंड, जो इसमें चेंज हुआ दैट इज द डेल्टा एल, इसको हम डेल्टा एल बोल रहे हैं यहां पर, जो चेंज हुआ दैट इज द डेल्टा, ऐसे बोल दिया। तो चेंज जो हुआ है वो डेल्टा चेंज हुआ है, जबकि ओरिजिनल लेंथ एल थी, तो चेंज इन डायमेंशन कितना हुआ यहां पर, डेल्टा। बट ये डायमेंशन कौन सी वाली है, आपको मैंने पहले ही बोला हुआ है चैप्टर 1 में कि जो हमारे पास ये सेंट्रोइड से जो हमारे पास एक्सियल एक्सेस निकल के जा रही है दैट इज द लेंथ वाइज, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस। तो यहां पर लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस वाइज लॉन्गिट्यूडनली हमारे पास लेंथ में चेंज हो रहा है। तो अगर लेंथ में चेंज हो रहा है तो यहां पर जो स्ट्रेन आएगी वो क्या होगी मेरी, एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल। मतलब चेंज इन डायमेंशन, वो चेंज इन डायमेंशन क्या है, चेंज इन लेंथ। चेंज इन डायमेंशन क्या है यहां पर, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, यही हमारे लिए क्या कहलाएगा, अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, यही हमारे लिए क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल को हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एल, इसे डेल्टा एल ही कर लो, डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल एल। दिस इज द सिंपल एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल। सीधा इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। लॉन्गिट्यूडनली वाइज जो स्ट्रेन आ रही है, लेंथ में जो चेंज हो रहा है, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर रेडियल टाइप से बना रखा है क्योंकि क्वेश्चन आपके यहाँ पर भी आ जाते हैं। तो ये भी क्या होगा, एल ओरिजिनल है और डेल्टा एल चेंज है, तो एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल क्या होगा यहां से भी, डेल्टा एल अपॉन एल। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं लेटरल की। लेटरल की हम इन्हीं फिगर्स में बात कर लेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। ये जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल हुआ फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये हमारे लिए एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल हो गया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं एप्सिलॉन लेटरल की, तो एप्सिलॉन लेटरल क्या होगा, एप्सिलॉन लेटरल होगा चेंज इन डायमेंशन, कौन सी डायमेंशन, लेटरल डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल लेटरल डायमेंशन। अब ये लेटरल डायमेंशन क्या है, अब जरा यहां पर देखो, लेटरल डायमेंशन क्या होगी। अगर मैं यहां डायमीटर के हिसाब से जाऊं, सर्कुलर के हिसाब से जाऊं, तो इनिशियल डायमीटर मेरे पास ये था। ठीक है, मैं इसे ग्रीन से दिखा देता हूं। इनिशियल डायमीटर मेरे पास ये था इनिशियल डायमीटर, मान लीजिए डी। ठीक है, और फाइनल डायमीटर मेरा हो गया ये, मान लीजिए डी माइनस डेल डी, ऐसे कर दिया, डी माइनस डेल डी। तो डी तो टोटल था, उसमें से जितना डिक्रीज हुआ फाइनली क्या बचा मेरे पास, डी माइनस डेल डी। तो कितना डिक्रीज हुआ, इधर से डेल डी बाई 2 और इधर से भी डेल डी बाई 2, है ना। तो डेल डी बाई 2 मैंने दोनों को जोड़ा तो डी माइनस डेल डी आ गया हमारे पास टोटल वैल्यू। तो यहां पर जो चेंज हुआ है डायमेंशन में, कौन से डायमेंशन में, लेटरल डायमेंशन में। क्यों लेटरल है वो, क्यों लेटरल है, क्योंकि यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, ऐसे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो फोर्स का परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा है मेरा, ये। तो यहां पर प्लेन मेरा लेटरल कौन सा कहलाएगा, प्लेन लेटरल कहलाएगा मेरा ये वाला प्लेन। ये वाला प्लेन जो क्रॉस सेक्शन प्लेन है वो मेरा प्लेन यहां पर क्या कहलाएगा, लेटरल। क्योंकि फोर्स कैसी लग रही है, फोर्स लग रही है नॉर्मल, और फोर्स अगर नॉर्मल है तो उस नॉर्मल के परपेंडिकुलर प्लेन होता है, नॉर्मल के परपेंडिकुलर प्लेन होता है मेरा लेटरल। तो लेटरल में जो चेंज है, लेटरल में जो चेंज, तो एप्सिलॉन लेटरल क्या हो जाएगा, लेटरल चेंज इन लेटरल डायमेंशन, चेंज इन लेटरल डायमेंशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेटरल डायमेंशन। ठीक है, तो ओरिजिनल लेटरल डायमेंशन, तो एप्सिलॉन लेटरल यहां पर क्या हो जाएगा, सिंपल इस फिगर के हिसाब से डेल डी चेंज इन लेटरल डायमेंशन डायमीटर में डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन डी। दिस इज दी सिंपली एप्सिलॉन लेटरल। उम्मीद है समझ में आ गया होगा एप्सिलॉन लेटरल क्या है। अगर मैं यहां पर देख रहा हूं तो ये फिगर मिल के आ रहा है। अगर मैं यहां के हिसाब से देखूंगा तो स्टार्टिंग वाली जो डिस्टेंस है ये मान लो b, ठीक है, या सॉरी इसे h मान लो और इसे b मान लो। ठीक है, तो ये मेरी लेटरल डायमेंशन है ना, तो आप यहां पर ये चीज भी बोल सकते हो कि एप्सिलॉन लेटरल यहां पर क्या होगी, डेल्टा b अपॉन b ओरिजिनल, एंड ऐसे ही एप्सिलॉन लेटरल क्या होगी, डेल्टा h अपॉन h। ठीक है, ये चीज हमारी होने वाली है। ठीक है, ये है आपके रेक्टेंगुलर शेप के लिए, स्क्वायर शेप के लिए। उम्मीद है यहां तक ये क्लियर हो गया। लेटरल डायमेंशन, लेटरल चेंजेस, लेटरल स्ट्रेन एंड साथ ही लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन्स, लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशंस, ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम चलते हैं अपने वॉल्यूमेट्रिक टाइप की तरफ। तो वॉल्यूमेट्रिक देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक। तो एप्सिलॉन लेटरल क्या हुआ यहां से, चेंज इन लेटरल
डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल लेटरल डायमेंशन। चलो अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की तरफ चलते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बेसिकली क्या है, ठीक है, यहां इस फिगर को देखिएगा। इस फिगर को अगर मैं हर तरफ से एक P फोर्स से कंप्रेस करता हूं, P यहां प्रेशर भी मान सकते हो, ठीक है, हर तरफ से। अब देखिए सिंपल सी बात है, मैं यहां पर 3 दिखा रहा हूं, बट ये कभी भी अकेला फोर्स नहीं होता है। जब भी किसी एक चीज को इक्विलिब्रियम में करना होता है तो हमें दोनों साइडों से फोर्स लगाने होते हैं। तो यहां पर ये बैक साइड से आ रहा होगा P इसके बराबर, यहां पर ये बैक साइड से आ रहा होगा P इसके बराबर, यहां पर ये बैक साइड से आ रहा होगा P इसके बराबर, बैक साइड से। तो यहां आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सबकी तरफ 6 के 6 फेसेस पर फोर्सेस लग रहे हैं। अगर ये मान लीजिए क्यूब है तो फोर्स अपॉन एरिया यहां पर सेम है, मतलब जो आपके पास स्ट्रेस आ रही है इंटरनल वो सेम होगी हर एक डायरेक्शन में। तो ये क्या होगा, ये बॉडी क्या जाएगी, ये बॉडी कंप्रेस होगी, ये बॉडी यहां पर क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। यहां पर देखिएगा ये बॉडी हमारी यहां पर क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट। मैं इस चीज को जरा डॉटेड दिखा देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगी। यहां से ये चीज बैक साइड से आ रही है, तो ये भी P था। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये सीधा वॉल्यूम वाइज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो वॉल्यूम वाइज अगर मैं इसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये शेप कुछ मुझे ऐसे मिलने वाली है। वॉल्यूम वाइज अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये शेप मुझे कुछ ऐसे मिलने वाली है, छोटी होती जा रही है, ठीक है। तो वॉल्यूम वाइज अगर मेरा शेप चेंज हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो रहा है, और किसके बेसिस पर डिक्रीज हो रहा है, जब हमारी स्ट्रेसेस तीनों तरफ से लग रही हैं, ठीक है, यानी कि 6 हमारी फेसेस पर फोर्सेस लग रहे हैं और तीनों डायरेक्शन एक्स वी, वाई वी, जेड वी, तीनों डायरेक्शन से फोर्सेस लग रही हैं। वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है, या तो डिक्रीज, वॉल्यूम या तो डिक्रीज हो रहा है या फिर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इस शेप में अगर मैं देखूं तो वॉल्यूम इंक्रीज कैसे होगा, यहां पर फोर्सेस ऐसे लगा दो, यहां पर फोर्सेस ऐसे लगा दो, यहां पर फोर्सेस ऐसे लगा दो, तो हर तरफ से भी फोर्सेस लगा दोगे। उम्मीद है अब आपको कि यहां पर ये चीज आप ऐसे ही इसके यहां दिखाओगे, ऐसे ही इसमें यहां दिखाओगे, ऐसे ही इसमें बैक साइड में यहां दिखाओगे। तो ये चीज क्या होगी, ये चीज एक्सपैंड होगी, क्योंकि इसमें हर जगह से नॉर्मल फोर्स कैसे लग रही है, टेंशन सेंस में। तो ये जब एक्सपैंड होगी तो इसका फिगर कुछ ये बन के आएगा, इसका फिगर एक्सपेंशन का कुछ ये बन के आएगा। क्लियर है, इसका एक्सपेंशन का फिगर कुछ ये बन के आएगा। तो यहां पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज, यहां पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो यहां से बस आपको ये चीज समझनी थी कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड एज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड एज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या कहलाती है, एप्सिलॉन वॉल्यूमेट्रिक इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड एज दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो एप्सिलॉन वॉल्यूमेट्रिक इक्वल टू हो जाता है डेल्टा V अपॉन V, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। नेक्स्ट हमारी फर्दर स्ट्रेन है शियर स्ट्रेन। मैंने आपसे क्या बोला कि शियर स्ट्रेन बेसिकली होती है शेप चेंज, यहां डायमेंशन चेंज नहीं होती। मान लीजिए अगर स्टार्टिंग में इसकी डायमेंशन L है और यहां की मान लीजिए B है और यहां की मान लीजिए L है, तो यहां पर भी ये डायमेंशन क्या होगी, L होगी, ये B होगी और ये L होगी। ये हमेशा याद रखिएगा। जब हम बात करते हैं सिंपल शियर स्ट्रेन की विदाउट बेंडिंग, ये बेंडिंग नहीं हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो यहां पर विदाउट बेंडिंग की हम बात करते हैं हमेशा, विदाउट बेंडिंग, ठीक है। अगर मैं शियर स्ट्रेस की बात करूं तो शियर स्ट्रेस या शियर स्ट्रेन की बात करूं तो वो सीधा मेरा क्या है, एंगल है। ये जो थीटा बन के आ रहा है, ये जो यहां पर थीटा बन के आ रहा है, इसको अलग कलर से लेके चलते हैं। ये जो यहां पर थीटा बन के आ रहा है, ऐसे थीटा फाई जो भी आपका हो इसे, ठीक है, फाई कह देते हैं। तो ये तो हमारे पास प्लेन ओरिजिनल वाला था, इनिशियल प्लेन था, ये जो आपको यहां पर दिख रहा है इनिशियल प्लेन ऐसे, ठीक है। तो इनिशियल प्लेन से कितना टिल्ट हुआ आफ्टर अप्लाइंग ए फोर्स, ये फोर्स अब ऐसे लग रही है। तो यहां पर फोर्स मेरी नॉर्मल नहीं है, यहां रेफरेंस कौन सा है, मेरा रेफरेंस है ये वाला, मतलब प्लेन कौन सा है रेफरेंस वाला, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल ही है ना। यहां पर इस चीज को मैं अलग से लिख देता हूं ऐसे, इसको मैं थोड़ा सा यहां पर, ये चीज मैं थोड़ा यहां पर आपको अलग दिखा देता हूं, ये वाला पार्ट यहां चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो मैं देख रहा हूं, तो यहां पर ये क्या दिख रहा है कि जो F है वो पैरेलल है किसके, रेफरेंस प्लेन के। और अगर F पैरेलल है रेफरेंस प्लेन के, ये सिंबल होता है पैरेलल का, अगर F पैरेलल है रेफरेंस प्लेन के तो यहां पर होगी शियर स्ट्रेन। और शियर स्ट्रेन अगर 2D फिगर में दिखाऊं तो 2D फिगर में ऐसी दिख रही होगी, 2D फिगर में ये शियर स्ट्रेन ऐसी दिख रही होगी। सिंपल देखिएगा इसे,
2D में ये कुछ ऐसे दिख रहा होगा। ठीक है, मैं बहुत डेप्थ की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर। अगर बहुत डेप्थ आपको जाननी है तो बिल्कुल आप ऐप पर जाकर क्वेश्चन कर सकते हो कि एक्चुअल में ये जो डायमेंशन है ये बढ़ कैसे गई सर। तो ये बढ़ी हुई नहीं है यहां पर, याद रखिएगा, ये बढ़ी हुई डायमेंशन नहीं है यहां पर। ठीक है, ये डायमेंशन यहां पर, ये डायमेंशन यहां पर बढ़ी हुई नहीं है। ठीक है, यहां पर ये डायमेंशन जो है वो इस फाई के लिए हमने एज्यूम की है थोड़ा सा ये वाला पार्ट। ठीक है, नहीं तो रियल में ये वाली चीज हमेशा कैसे जाती है, रियल में जाती है बिल्कुल इसके साथ पैरेलली शिफ्ट होके, रियल में जाती है इसके बिल्कुल इसके साथ पैरेलली शिफ्ट होके। ये फाई बहुत ही स्मॉल होता है और इस स्मॉल के साथ ही हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो tan फाई जो निकल के आएगा वो यहाँ पर tan फाई आएगा, जितना ये शिफ्ट हुआ, कितना शिफ्ट हुआ, डेल्टा। हाँ, लिख भले से इसे शिफ्टिंग दे देते हैं डेल्टा, तो ये डेल्टा शिफ्टिंग है, ये डेल्टा शिफ्टिंग है, ना कि चेंज इन लेंथ या चेंज इन लेटरल डायमेंशन। ये डेल्टा शिफ्टिंग है डिवाइडेड बाय बेस। tan फाई क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर तो डेल्टा हो गया, बेस कितना हो गया, l। ठीक है, तो यहां पर ये l। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, फॉर फाई स्मॉल के लिए, फॉर फाई स्मॉल के लिए tan फाई क्या हो जाता है, tan फाई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू फाई। तो फाई इक्वल टू आ जाता है डेल्टा बाई l। फॉर्मूला देखने में तो आपको बिल्कुल ऐसा ही लगता है, फॉर्मूला देखने में आपको ऐसा ही लगता है डेल्टा बाई एल, बट यहां पर डेल्टा है शिफ्टिंग और एल है यहां पर बेस, किसका, tan फाई का। ठीक है, तो यहां गलती मत कर देना कि ओरिजिनल डायमेंशन चेंज इन डायमेंशन पर ओरिजिनल डायमेंशन है, वो ये नहीं है, ये शिफ्टिंग है सिंपल, परपेंडिकुलर की वैल्यू है यहां पर, ये एंगल की बात कर रहे हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ की डायमेंशन नहीं होती है, तो स्ट्रेंथ की डायमेंशन नहीं है, किन की नहीं है, नॉर्मल स्ट्रेंथ की, क्योंकि ये mm अपॉन mm है, ये mm अपॉन mm है, जबकि इसकी डायमेंशन हमारी होती है जिसको हम बोलते हैं रेडियन, जिसको हम बोल देते हैं रेडियन, क्योंकि tan फाई की बात हो रही होती है, इस वजह से यहां पर डिग्री के सेंस में या रेडियन के सेंस में वैल्यू आ रही होती है, यहां पर शेप की बात है, इसलिए यहां पर ये आंसर है। तो यहां पर आपके पास क्या हुआ, फाई, tan फाई ऑलमोस्ट फाई, ठीक है, सॉरी ऑलमोस्ट फाई, तो ये वैल्यू हमारी डेल्टा शिफ्टिंग अपॉन एल। ठीक है, ये यहां पर हमारा चेंज इन शेप हो रहा है। उम्मीद है आपको यहां तक ये स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, यहां तक ये हमने स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट यहां तक कवर किए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस। उम्मीद है आपको शियर स्ट्रेस भी समझ में आ गया है कि बाइफरकेट कैसे करेंगे उसे नॉर्मल स्ट्रेस से। शियर स्ट्रेस का मतलब होगा शियर फोर्स होना उस प्लेन पर, ठीक है, जहां पर भी हम शियर स्ट्रेस निकाल रहे हैं। साथ ही नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, नॉर्मल स्ट्रेन क्या है, शियर स्ट्रेन क्या है, नॉर्मल स्ट्रेन के कितने पार्ट होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, उनके क्वेश्चन हम फर्दर आगे भी देखेंगे, अभी पॉइजन रेशियो वगैरह के साथ भी लेटरल स्ट्रेन को समझेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने आगे के पार्ट की तरफ, एक्सप्रेशन फॉर नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो यहां पर हमें सीधा इस चीज को समझना है। मैं आपको एक तरीका ये लेके चल सकता था कि सीधा मैं इसके फॉर्मूले आपको बता देता और सीधा फॉर्मूला आपको यूज करने के लिए बता देता, बट थोड़ा सा मुझे यहां पर आपको बेसिक समझाना होगा, क्योंकि सोम में ये वाली चीजें होती हैं चैप्टर 2 की, वो बेसिक होती हैं। आगे फिर मुझे ज्यादा आपको डेप्थ में नहीं बताना होगा, क्योंकि यहां से आप समझ जाएंगे उस चीज को। तो मैं यहां पर एक फिगर लेके चला, मान लीजिए मैं यहां पर एक फिगर लेके चल रहा हूं इस तरह का, एक सर्कुलर मैं यहां पर रोड लेके चल रहा हूं, और इस सर्कुलर रोड पर, इस सर्कुलर रोड को मैंने बैक साइड से मान लीजिए फिक्स किया हुआ है, और इस पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं सिंपल। ये मेरा चैप्टर जो चल रहा है, ये मेरा चैप्टर है सिर्फ और सिर्फ एक्सियल स्ट्रेस को बताने के लिए, मतलब एक सिंगल एक्सियल फोर्स के कंसिडरेशन में। एक्सियल फोर्स जनरली यहां पर दिखेंगे आपको, ठीक है, मोमेंट वाली बातें यहां नहीं होंगी। तो सेंट्रल, एक सेंट्रोइड से होने वाला फोर्स मैंने यहां पर दिखाया। आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा क्या, एक यहां पर आपने एक ऐसे इमेजिनरी सेक्शन ऐसे काटा, इमेजिनरी सेक्शन जैसे हमने पहले भी देखा था। तो एक इमेजिनरी सेक्शन जो हम ये काट रहे हैं, उससे हमारे पास एक डायग्राम का ये वाला पार्ट मिल रहा है हमें। ठीक है, इस सेक्शन को आप 1-1 बोल दीजिए, 1-1। ठीक है, मैं यहाँ 2D फिगर भी लेके चल रहा हूँ, यहाँ पर मैं 2D फिगर भी लेके चल लेता हूँ साथ में, जो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा, ईजी हेल्पफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका 2D फिगर देख लेते हैं। ये हो गया यहाँ पर इसका 2D फिगर। इधर से क्या है, ये मान लीजिए फिक्स। यहाँ पर सेक्शन मैंने कौन सा काटा, ये 1-1, इसे बोल दिया मैंने 1-1 सेक्शन। ठीक है, 2D फिगर में ये हो गया, यहाँ पर फोर्स लग रहा है। ऑब्वियस अगर ये फोर्स है तो रिएक्शन आ चुकी होगी कितने के बराबर, P के बराबर। अब मैं आपसे कहता हूं कि इस पर मैं एक सेक्शन और काटता हूं, जिसे मैं कहता हूं 2-2 सेक्शन। तो ये सेक्शन मैंने क्या काटा, टिल्टेड काटा। ये टिल्टेड सेक्शन काट रहा हूं, समझ पा रहे हैं, ये टिल्टेड सेक्शन है। तो टिल्टेड सेक्शन कैसे काटेगा इस पर, ऐसे,
ऐसे कटेगा ना भाई, सोचो जरा, टिल्टेड सेक्शन काटना है तो ऐसे कटेगा, तो यहाँ पर टिल्टेड सेक्शन कैसे दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे दिखा रहा हूं, तो ये मेरा है 2-2 सेक्शन, इसे मैंने बोला 2-2 सेक्शन, 2-2 सेक्शन। मैंने जैसे कि आपसे बोला भी था, स्ट्रेस इज ए टेंसर क्वांटिटी, तो हम टेंसर क्वांटिटी के टर्मिनोलॉजी को भी यहां पर समझेंगे अभी आगे, पहले हम इस चीज के प्रूफ को कर लेते हैं। तो यहां पर मान लीजिए मैंने इस वर्टिकल से, ये तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं यहां पर दिखा देता हूं ऐसे, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल एंड इस वर्टिकल लाइन से ये एंगल कितना है, मान लीजिए थीटा, ये वर्टिकल लाइन से ये जो नया वाला टिल्टेड एंगल आपने बनाया है, टिल्टेड प्लेन बनाया है, वो थीटा एंगल पर है, मान लेते हैं। कहां से? वर्टिकल से, हॉरिजॉन्टल से नहीं, वर्टिकल से। तो इस वाले लाइन पर, कौन सी? इस वाले लाइन पर ये जो आपने ऐसे एक परपेंडिकुलर खींचा, इस परपेंडिकुलर में ये एंगल कितना होगा, ठीक है। अब उम्मीद है आप समझ चुके होंगे, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। चाहे आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलेज लगा लीजिएगा, वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इनको थोड़ा सा यहाँ पर सॉलिड कर लेता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा ये ईजी हो जाए, ठीक है। तो ये आपने एक लाइन खींची, ठीक है, ऐसे ही आपने ये वाली लाइन भी खींच ली है, ठीक है, ठीक, ये चीज। तो हमने क्या किया, इसको आपने थीटा बोला, ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सॉलिड ही कर लेता हूं ऐसे, ठीक है। अब उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, साफ दिख रहा होगा फिगर ये अब, ठीक है। तो अब जरा सोचिएगा, अगर मैं इस पी फोर्स की बात करूं तो इस पी फोर्स का इस डायरेक्शन में रिजोल्यूशन क्या होगा, पी कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में रिजोल्यूशन क्या होगा, पी साइन थीटा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे सिंपल सी बात करता हूं, 4-1-1 सेक्शन, 4-1-1 सेक्शन, 1-1 सेक्शन के लिए जो मेरा सिग्मा एन होगा वो कितना होगा, सिग्मा एन आपने पढ़ लिया है अब। तो 1-1 सेक्शन कौन सा है, ये वाला। इस 1-1 सेक्शन के लिए पी फोर्स की वजह से सिग्मा एन क्या हो रहा होगा, फोर्स अपॉन एरिया। सिग्मा एन का मतलब नॉर्मल फोर्स और दिस पर्टिकुलर सेक्शन। भाई बार बार मैं सेक्शन के बारे में नहीं बताऊंगा आपको, ये सेक्शन कैसे काट रहे हैं, ठीक है। तो अब जरा सोचो उस चीज को जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में समझाया हुआ है कि ये 1-1 सेक्शन है, इस 1-1 सेक्शन पर पी फोर्स लग रहा है। इस पी फोर्स क्या है 1-1 सेक्शन के, नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो सिग्मा एन आएगा। क्या होगा सिग्मा एन, टोटल फोर्स, टोटल अपॉन में टोटल एरिया, तो पी अपॉन ए हो गया सीधा सिग्मा एन। इसको मैंने बोल दिया मैग्नीट्यूड में सिग्मा, इसको मैंने मैग्नीट्यूड में सिग्मा बोल दिया, इसको मैंने मैग्नीट्यूड में सिग्मा बोल दिया, सिग्मा एन 1-1 है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं टाउ एस 1-1, मैंने अभी आपको समझाया था शियर स्ट्रेस क्या होती है इस फिगर में। अभी देखिएगा यहाँ पर मैंने आपको ये चीज समझाई हुई है, शियर स्ट्रेस क्या होती है। इससे पहले फिगर में हमने बातें की हैं इससे रिलेटेड। यहाँ पर देखिएगा ये वाली चीज, मैंने आपसे ये बोला था कि अगर शियर स्ट्रेस की बात करूं तो प्लेन जो हमने माना है उसके अगर पैरेलल फोर्स लग रही है तो टोटल पैरेलल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इज द शियर स्ट्रेस, is the shear stress, total parallel force divided by total area is the shear stress on that particular plane, ठीक है। तो यहां पर भी अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो इसमें भी क्या है, इसमें भी तो यही चीज दिख रही है ना आपको, इस वाले फिगर में, इस वाले फिगर में भी तो यही चीज दिख रही है कि टोटल एरिया इसका कितना हो जाएगा, ए, ठीक है। तो फोर्स अपॉन एरिया इज दी शियर स्ट्रेस, यहां पर भी आप बोल सकते हैं। तो इस फिगर में क्या होगा, अगर मैं 1-1 सेक्शन की बात करूं तो 1-1 सेक्शन में पैरेलल फोर्स कितनी है, डिवाइडेड बाई ए। कौन सा वाला पैरेलल फोर्स भाई, कौन सा वाला पैरेलल फोर्स, 1-1 सेक्शन के पैरेलल ना। तो 1-1 सेक्शन के पैरेलल फोर्स कितनी होगी, पी फोर्स ही लग रहा है ना, इसके अलावा तो कोई नहीं लग रहा ना इस बॉडी पर। तो पी का रिजोल्यूशन जरा कीजिएगा 1-1 डायरेक्शन में, है ना, स्कूल लेवल चीज है ना, कि अगर एक फोर्स मेरी इस नॉर्मल डायरेक्शन में जा रही है, उस नॉर्मल का इस वाले डायग्राम में या इस वाले पर्टिकुलर प्लेन में कितना रिजोल्यूशन होगा, 0 ना भाई, 90 डिग्री आ रहा है ना, तो 0 रिजोल्यूशन होगा ना। तो इसका मतलब इस P का 1-1 प्लेन में कितना रिजोल्यूशन है, 0, तो 0 अपॉन ए, तो कितना आंसर आ गया, 0। तो टाउ एस 4-1-1 शियर स्ट्रेस 4-1-1 प्लेन के लिए कितनी है, 0 है, ठीक है। अब जरा यहां पर चलते हैं 2-2 के लिए, 4-2-2 सेक्शन, 4-2-2 सेक्शन, 2-2 सेक्शन के लिए क्या हो जाएगी, 2-2 सेक्शन के लिए नॉर्मल क्या है, ये है ना सिग्मा एन डैश मान लीजिए इसे, और ये हमारी हो गई इस 2-2 सेक्शन के लिए ऐसे, ये हो गई मेरी टाउ एस डैश, ठीक है। तो सिग्मा एन डैश क्या होगा, सिग्मा एन डैश क्या होगा, सिग्मा एन डैश मतलब इस 2-2 पर नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाई इस 2-2 का एरिया, डिवाइडेड बाई इस 2-2 का एरिया। पता लगा, आप अपने माइंड को अभी भी फिक्स रख रहे हो और एरिया लोगे क्रॉस सेक्शन मतलब 1-1 ना,
आपने जब 2-2 की बात की है तो आपने सेक्शन भी तो 2-2 ले लिया ना, तो जब सेक्शन 2-2 लोगे तो एरिया भी तो 2-2 का ही होगा ना। तो जरा एरिया 2-2 का बताइए कितना होगा। अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, ठीक है, और ये एंगल थीटा था, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, ये होगा ए बाई कोस थीटा। कैलकुलेट करो, दिख जाएगा कि ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये यहां पर देखिएगा ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये वाला एरिया ए है यहां से यहां तक का, तो ये वाला एरिया कितना होगा, ए बाई कोस थीटा। ये एरिया होगा यहां से यहां तक का ए बाई कोस थीटा। तो ए बाई कोस थीटा, तो सिग्मा एन डैश क्या होगा, नॉर्मल फोर्स कितनी है, पी कोस थीटा। नॉर्मल फोर्स है पी कोस थीटा डिवाइडेड बाई ए डैश। मैं इसे पहले वो लिख लेता हूं, ये बेसिकली क्या है मेरा, एक सेकेंड, यहां पर बेसिकली मैं लिख रहा हूं सिग्मा एन डैश इक्वल टू पी डैश अपॉन ए डैश। ये चीज हो गई, पी डैश अपॉन ए डैश या P22 अपॉन A22, जो भी आप लेना चाहो। तो P कोस थीटा नॉर्मल फोर्स वाला, P नॉर्मल वाला, ठीक है, डिवाइडेड बाई A22, 22 का एरिया कितना है, A बाई कोस थीटा। तो फॉर्मूला क्या बन के आ गया है, P अपॉन A कोस स्क्वायर थीटा। P अपॉन A का मैग्नीट्यूड मैंने क्या बोल दिया था, सिग्मा के बराबर। ये सिग्मा n था, ये सिग्मा n डैश है, सिग्मा तो कोई नहीं है ना, तो सिग्मा को मैंने मैग्नीट्यूड बोल रखा है P अपॉन A का, ठीक है। तो सिग्मा कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसलिए बोला क्योंकि P अपॉन A हमारे पास गिवन है, P भी गिवन है और A क्रॉस सेक्शन एरिया भी गिवन है, तो P अपॉन A हमारे पास ये रेशो गिवन है, तो रेशो को मैंने सिग्मा बोल दिया, सिंपल। ये कोई सिग्मा स्ट्रेस वैसी नहीं है जो कि आप किसी प्लेन पर देख रहे हो। इस मैग्नीट्यूड इसका इसके बराबर आ चुका था 1-1 पर, ठीक है। और टाउ एस डैश क्या हो जाएगा, टाउ एस डैश हो जाएगा P जो हमारे पास शियर है 2-2 पर डिवाइडेड बाई A डैश 2-2, ठीक है। तो पी एस मतलब शियर वाला, इसके प्लेन के पैरेलल कौन सा है, या इसे हम ऐसे बोल सकते हैं पी पैरेलल, यहाँ इसको हम बोल सकते हैं पी पैरेलल, इसको हम बोल सकते हैं पी पैरेलल 4-2-2। पी पैरेलल है, ये 1-1 मत कर लेना, ये दिस इज द पैरेलल, पी पैरेलल 4-2-2 डिवाइडेड बाई ए डैश 2-2। तो पी पैरेलल कितना है, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई A22 कितना है, ए बाई कोस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, पी अपॉन ए साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो। आपको पता है स्कूल लेवल साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, सो पी अपॉन 2a साइन 2 थीटा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, टाउ एस डैश को, पी अपॉन ए को हम सिग्मा लिख सकते हैं, सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। दिस विल बी दी फॉर्मूला, दिस विल बी दी फॉर्मूला। तो हमारे पास 2 फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं। एक निकल के आ रहा है सिग्मा एन डैश इक्वल टू सिग्मा कोस स्क्वायर थीटा, सिग्मा एन डैश इक्वल टू सिग्मा कोस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला निकल के आया सिग्मा एन डैश इक्वल टू सिग्मा कोस स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला निकल के आया टाउ एस डैश इक्वल टू सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। अब अगर मैं थीटा को चेंज करता हूं, ध्यान देने की बात है, अब अगर मैं थीटा को चेंज करता हूं तो प्लेन को मैं अलग अलग डायरेक्शन में काट रहा हूं, प्लेन को मैं अलग अलग डायरेक्शन में काट रहा हूं। तो अगर मैं प्लेन को अलग अलग डायरेक्शन में काटता हूं तो उन डायरेक्शन में मुझे स्ट्रेस की वैल्यू अगर अलग अलग मिलती है, समझो जरा, उन डायरेक्शन में मुझे, एक ही तो बॉडी है भाई, उस बॉडी पर आप अपने इमेजिनेशन में अलग अलग प्लेन काट रहे हो, है ना। उस बॉडी पर एक ही पॉइंट से जाने वाले भी तो हो सकते हैं वो प्लेन, जैसे कि इस फिगर में एक ही प्लेन, एक ही पॉइंट से जाने वाले भी तो प्लेन हो सकते हैं ना। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, समझ रहे हो ना, एक ये हो गया। तो ऐसे हमारे पास कितने प्लेन हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो ये जो इनफाइनाइट प्लेन है, ये इनफाइनाइट प्लेन किससे डिफाइन हो रहे हैं, इस थीटा से। थीटा हमारे पास इनफाइनाइट हो सकते हैं ना, थीटा की कुछ भी वैल्यू रख दो। तो यहां से अगर मेरे प्लेन अलग अलग कट रहे हैं और उन प्लेन पर मेरी सिग्मा एन डैश एंड टाउ एस डैश अगर अलग अलग आती जा रही हैं, तो उस पर्टिकुलर थिंग, उस पर्टिकुलर आइडेंटिटी को हम टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, वो भी सेकंड ऑर्डर की, वो भी सेकंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी की, कि हमारे पास जो स्ट्रेसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी परपेंडिकुलर एंड इस पर डिपेंड नहीं कर रही, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल पर डिपेंड नहीं कर रही है रेफरेंस के, वो रेफरेंस पर भी डिपेंड कर रही है कि भाई रेफरेंस ही हमारा चेंज ना हो गया हो। रेफरेंस हमारा सिर्फ और सिर्फ क्रॉस सेक्शन नहीं है, रेफरेंस हमारा थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। देखो रेफरेंस अगर थीटा 0 तो ये परपेंडिकुलर हो गया, मतलब क्रॉस सेक्शन। अगर मैंने रेफरेंस को ही टिल्ट कर दिया तो मेरा प्लेन ही रेफरेंस ही टिल्ट हो गया, और अगर रेफरेंस टिल्ट हो रहा है, मेरा रेफरेंस चेंज हो रहा है, तो रेफरेंस चेंज होते हुए क्या मेरा मैग्नीट्यूड चेंज हो गया?
हाँ हो रहा है यहाँ पर, और अगर ये होता है तो वो आइडेंटिटी हमारी सेकेंड ऑर्डर टेंसर कहलाती है। ठीक है, अभी टेंसर के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात कर लेंगे। अभी फिलहाल इस चीज को मैं थोड़ा और प्रूफ कर देता हूं आपको। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मीनिंग क्या हुआ हमारे लिए? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मीनिंग हुआ वर्टिकल प्लेन, ये वाला क्रॉस सेक्शन, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? विजुलाइज करते चलो भाई। थीटा 0 मतलब वर्टिकल, थीटा 0 मतलब वर्टिकल। थीटा यहाँ 15 डिग्री या 45 डिग्री तो ऐसे जा रहा है, थीटा 90 डिग्री तो ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें दिख रहा है थीटा 0 पर कितनी वैल्यू आ जाएगी? सिग्मा एन डैश की। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो सिग्मा ही आ गई। यही तो हमने पहले भी लिखी थी, यही तो हमने यहां पर लिखी थी, याद करो, है ना? तो ये फिजिकली भी देख ली थी हमने। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं टाउ एस डैश की वैल्यू की बात करूं 0 पर, तो कितनी हो जाएगी? सिग्मा बाई 2 साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई? 0। यही हमने यहां पर लिखी थी। बात क्लियर है? ऐसे ही हमारे पास दूसरा एंगल लेके चलते हैं हम, जहां से क्वेश्चन आपको फॉर्मेशन हो जाते हैं 45 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर सिग्मा एन डैश कितना हो जाएगा? सिग्मा कोस स्क्वायर 45 कोस 45 1/√2 मतलब सिग्मा बाई 2 हो गया, उसका स्क्वायर है ना। और टाउ एस डैश कितना हो जाएगा? टाउ एस डैश हो जाएगा सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा मतलब साइन इंटू 245। साइन 45 90 की वैल्यू होती है 1, तो इसकी वैल्यू होगी सिग्मा बाई 2। तो एक ऐसा एंगल एक्सियल लोडिंग में, सिंपल एक्सियल लोडिंग में 45 डिग्री वाला प्लेन, वर्डिंग पर ध्यान दो, सिंपल एक्सियल लोडिंग में 45 डिग्री वाले प्लेन पर सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होंगी, एक की डायरेक्शन होगी नॉर्मल प्लेन के और एक की डायरेक्शन होगी पैरेलल, मतलब फिगर जा रहा है ऐसे। ये हमारा रेफरेंस है, मतलब जहां से एंगल मेजर कर रहे हैं, और ये हमारे लिए हो गया 45 वाला। तो ये 45 डिग्री पर यहां पर सिग्मा एन मान लीजिए ऐसे जा रहा है, सिग्मा एन डैश, और टाउ एस डैश जा रहा है ऐसे। दोनों का मैग्नीट्यूड यहां पर क्या है? सिग्मा बाई 2। उम्मीद है ये चीज क्लियर हो रही है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा इसे। अब हमारे पास एक एंगल और लेके चलते हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पर देखिएगा सिग्मा एन डैश कितना हो जाएगा? सिग्मा कोस स्क्वायर 90, कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0, इसका मतलब सिग्मा एन डैश 0। जबकि सिग्मा थीटा टाउ एस डैश क्या हो जाएगा? टाउ एस डैश फिर से 90 डिग्री है रखा है, तो सिग्मा बाई 2 साइन 2 इंटू 90। साइन 180 की वैल्यू कितनी हो जाती है? फिर से 0, तो ये वैल्यू भी 0। याद रखिएगा हमारे पास थीटा 90 डिग्री पर भी मैग्नीट्यूड हमारा 0 आता है, और इनकी आइडेंटिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है, 0 0 हो रखी होती है दोनों चीजें। इसका मतलब अगर मैं यहां पर प्लेन ये लेता हूं, कौन सा वाला? यही वाला प्लेन जिसमें P ऐसे लगा हुआ था, जिसमें P ऐसे लगा हुआ, तो इसी प्लेन पर हमारी सिग्मा एन भी 0 है और इसी प्लेन पर हमारी टाउ एस भी 0 है। अब कुछ महानुभाव ये सोचेंगे कि सर टाउ एस क्यों 0 आएगी जब फोर्स है? तो यहां पर ये भी तो देखो ना, ए वाई कोस थीटा, जहां पर हम एरिया को लेके चल रहे हैं, वो एरिया हो चुका है इनफाइनाइट, और एरिया इनफाइनाइट हो चुका है, इसी वजह से यहां पर टाउ एस क्या है? 0। यहां पर टाउ एस क्या है? 0, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स हैं भाई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स हो गए। और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स को हम इमेजिन कर रहे हैं अपनी लाइन में ए वाई कोस थीटा के हिसाब से, तो वहां पर क्या होगा? जो हमारे पास फोर्सेस हैं वो सब पर 0 0 0 के अराउंड ही बट रहे होंगे ना, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स है। तो एक पॉइंट पर लगने वाला फोर्स ही तो हमारा स्ट्रेस कहलाता है, इसी वजह से यहां पर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो रही है? 0। ठीक है, यहां पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो रही है? 0। बात उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गई है। ठीक है, तो ये हमने समझा है बेसिकली नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस के एक्सप्रेशन। तो उम्मीद है आपको फाइनली फॉर्मूले ये याद रहेंगे, इनको शॉर्ट नोट्स में उतार लो। कौन कौन से फॉर्मूले? सिग्मा एन डैश इक्वल टू सिग्मा कोस स्क्वायर थीटा एंड टाउ एस डैश इक्वल टू सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों ही। किसके केस में? सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्स के केस में, सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्स के केस में। ये हमारा सिंपल यूनी एक्सियल सिस्टम है, ये सिंपल यूनी एक्सियल सिस्टम है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जा सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी भी थीटा के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेसेस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेसेस की बात करें तो सिंपल सी बात है, आपसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं पूछने में। कौन से क्वेश्चन? इस तरह से कि अगर मैं आपसे यहां पर कुछ फिगर लेके चलता हूं, सबसे पहले तो फिगर में बना के चल रहा हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे कुछ। ये मेरे पास ये मैं कुछ 3D लेके चलने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझिएगा। ये हो गया यहां पर,
ठीक है, ये हमारे पास एक सिस्टम है, यहाँ पर हमने फोर्स लगाए हुए हैं ऐसे, ये अलग कलर से यूज कर लेते हैं, ये फोर्सेस हो गए ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास एक 3D डायग्राम है। उस 3D डायग्राम में अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो याद रखिएगा, जब मैं कुछ ऐसे लिखूं, मैं फिलहाल सिग्मा ले रहा हूं, या फिर मैं इसे स्ट्रेस ले सकता हूं, स्ट्रेस है ना, और सफिक्स में लिख रहा हूं यहां पर बेसिकली P एंड Q, ऐसे कुछ P एंड Q। तो ये P किस चीज को दिखाता है, आप इस चीज को समझिएगा, P किस चीज को दिखाता है। यहां पर जो P दिखा रहा है, ये जो सफिक्स में P लिखा हुआ है, ये दिखा रहा है मुझे प्लेन की डायरेक्शन को, ये दिखा रहा है मुझे डायरेक्शन ऑफ प्लेन, ये दिखा रहा है मुझे डायरेक्शन ऑफ प्लेन। अब ये डायरेक्शन ऑफ प्लेन क्या होती है अभी बात करेंगे। और दूसरी चीज जो है Q है, वो दिखा रहा है मुझे डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, दूसरी चीज दिखा रही है डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, दूसरा दिखा रहा है हमें डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। क्लियर? तो यहां पर जब हम देख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस एंड डायरेक्शन ऑफ प्लेन, तो प्लेन क्या होते हैं, प्लेन की डायरेक्शन क्या होती है, जरा यहां से समझिएगा। प्लेन की डायरेक्शन क्या होती है, यहां से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक प्लेन हम ऐसे लेके चल रहे हैं, एक प्लेन हम ऐसे लेके चल रहे हैं, तो ये कौन सा वाला प्लेन है, कौन सा वाला फेज है, ऐसे जो जा रहा है यहाँ, ठीक है, यहां से ये चीज ऐसे निकल के जा रही है, यहां से ये एक्सिस यहां से ऐसे निकल के जा रही है। तो जरा सोचिएगा ये वाला प्लेन कौन सा दिख रहा है आपको, ये है मेरा एक्स फेस, इसे आप एक्स फेस बोलोगे ना, या फिर कौन सा वाला प्लेन बोलोगे, अगर मैंने इसे एक्स बोला, इसे वाई बोला, इसे जेड बोला, तो ये प्लेन कौन सा हो गया मेरा वाई जेड प्लेन बोलोगे इसे, या फिर एक्स फेस बोलोगे। तो जो मेरा एक्स फेस है, डायरेक्शन ऑफ द प्लेन, प्लेन की भी डायरेक्शन होती है। प्लेन की डायरेक्शन क्या होती है, वो जो फेस है उसके परपेंडिकुलर, प्लेन की डायरेक्शन वो जो फेस है उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां पर ये जो मेरी एक्स डायरेक्शन है वो मेरा एक्स फेस या एक्स डायरेक्शन को ये फेस दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं वाई फेस की बात करूं या वाई डायरेक्शन वाले प्लेन की बात करूं, तो यहां पर होगा वाई प्लेन मेरा ऐसे कुछ ये वाला। ठीक है, यहां पर हो गया ये। ठीक है, उम्मीद है ये भी समझ में आ रहा होगा, यहां से जा रहा है ऐसे पास हो रहा है। ठीक है, तो ये है मेरा वाई फेस या एक्स जेड प्लेन। तो मैं यहां एक्स जेड ना बोल के मैं उसे वाई फेस बोल रहा हूं। और यहां पर ये चीज हो गई मेरी ऐसे, एक प्लेन कैसा हो गया मेरा ये ऐसे। ठीक है, यहां से ये ऐसे जा रहा है, यहां से ये ऐसे निकल के जा रहा है, ऐसे लाइन। ठीक है, तो ये मेरा कहलाएगा जेड फेस या फिर एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो ये जो जेड फेस है या जेड डायरेक्शन, तो इन प्लेन की डायरेक्शंस कौन सी हैं, इसकी एक्स है, इसकी वाई है, इसकी जेड है। तो डायरेक्शन ऑफ प्लेन हमारी ये कहलाती है। ठीक है, जबकि डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस हमारी सिर्फ दो हो सकती हैं। किस तरह से, एक होगी रेफरेंस के परपेंडिकुलर, मैंने यही तो दो चीजें, स्ट्रेस दो ही तो समझाई है भाई आपको, स्ट्रेस दो ही तो है, एक तो नॉर्मल है, एक नॉर्मल है, एक शेयर है। तो नॉर्मल क्या होगी, रेफरेंस के परपेंडिकुलर, ये होगी परपेंडिकुलर नॉर्मल, और एक क्या होगी इसके पैरेलल। तो ये दो ही तो स्ट्रेसेस हो सकती है ना। तो जो नॉर्मल होती है रेफरेंस के, अब रेफरेंस आपका चेंज हो सकता है, रेफरेंस बार बार चेंज हो सकते हैं। तो यहां पर अगर रेफरेंस के नॉर्मल जा रही है तो उसे बोलते हैं हम सिग्मा, और रेफरेंस के अगर पैरेलल जा रही है तो उसे बोलते हैं टाउ। ठीक है, तो यहां पर अब सोचिएगा, अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो ये नाम क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, देखिए जिस पर ये नॉर्मल लग रहा है, प्लेन हमारा कौन सा हो गया, ये वाला प्लेन हमारे लिए कौन सा हो गया, ये वाला। अब इस प्लेन की डायरेक्शन क्या होगी, समझ में आ चुका होगा आपको, प्लेन की डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन है, एक्स फेस है, तो एक्स फेस है। दूसरी बात, इस रेफरेंस के नॉर्मल लग रहा है, तो पहले नॉर्मल के हिसाब से लिखो, क्या लिखोगे, सिग्मा। ये जो चीज है ये क्या लिखोगे, इस पर सिग्मा लिखोगे ना, क्योंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के रेफरेंस के परपेंडिकुलर है, तो सिग्मा लिख दिया। ठीक है, दूसरी बात, पहला क्या टर्म होता है, पहला टर्म होता है हमारा डायरेक्शन ऑफ प्लेन। तो डायरेक्शन ऑफ प्लेन क्या है, एक्स है ना, इस डायरेक्शन ऑफ प्लेन, डायरेक्शन ऑफ एरो नहीं कह रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ प्लेन। और दूसरी चीज क्या है, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। तो डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस कहां से दिखेगी, एरो से। एरो किधर की ओर जा रहा है, एक्स में, तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, ये है मेरी डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, जो कि मैंने अभी एरो से दिखाया। ठीक है, अगर मैं आपसे ये एक एरो लेके चल लेता हूं अपने माइंड में, ये चीज मैं यहां ऐसे लेके चला, ये एक एरो लेके चला ऐसे, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। उम्मीद है अब आप समझ चुके होंगे और आप खुद ही आंसर दे रहे होंगे अब इसका। ये इस रेफरेंस के पैरेलल है, तो रेफरेंस के पैरेलल है तो टाउ लिखूंगा ना, रेफरेंस के पैरेलल है तो टाउ लिखूंगा। तो टाउ के बाद फेस की डायरेक्शन क्या है, फेस जो हमारा रेफरेंस था उसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन, फेस की डायरेक्शन, यहां से एरो से मत फिक्स हो जाना, फेस की डायरेक्शन तो पहले से ही फिक्स है, ये रही, ये डायरेक्शन ऑफ फेसेस है मेरी, फेस डायरेक्शंस हैं ये सारी, ये चीज अलग से याद रखो अपने माइंड में।
फेस डायरेक्शन क्या है मेरी एक्स, तो यहां लिखूंगा एक्स, ठीक है। और दूसरी क्या है स्ट्रेस की डायरेक्शन, तो स्ट्रेस की डायरेक्शन क्या है ऊपर की तरफ जा रही है, वाई डायरेक्शन में जा रही है, तो वाई। उम्मीद है बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और ले लेते हैं यहां पर इस कलर से, ये ऐसे, ठीक है। अब सोचिएगा ये वाला क्या नाम होगा, इसमें भी हमारे पास ये हो गया टाउ, क्योंकि ये इस सरफेस के पैरेलल है। उसके बाद ये फेस की डायरेक्शन क्या है एक्स, और डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेस क्या है जेड, तो ये नाम हो गया टाउ एक्स जेड। उम्मीद है ये चीजें क्लियर हो गई हैं। अब एक का और मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर ये रेफरेंस ले लिया मैंने, ये वाला है ना, ये रेफरेंस ये ले लिया। अब इस रेफरेंस पर जो आपको स्ट्रेस दिख रही है वो बताइए मुझे, ये वाली जो स्ट्रेस है इसका नाम क्या होना चाहिए। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे इसका स्ट्रेस का नाम क्या होना चाहिए, ठीक है। इस स्ट्रेस का नाम क्या होना चाहिए, ये रेफरेंस के नॉर्मल है ना, तो रेफरेंस के नॉर्मल मतलब सिग्मा, ठीक है। पहले होता है फेस का डायरेक्शन, फेस की डायरेक्शन क्या है वाई, फेस की डायरेक्शन क्या है वाई, तो पहले वाई, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस क्या है वाई, तो ये वाई हो गया, क्लियर। उसके बाद अगर मैं एक ये और लेके चलता हूं, एक एरो में ये लेके चल रहा हूं यहां पर ये, ठीक है। अब इसके बारे में बताइए मुझे, इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम होगा रेफरेंस। अब रेफरेंस ये हो चुकी है हमारी, तो जहां पर स्ट्रेस लग रही होगी वहीं पर आप रेफरेंस मान के चलोगे, उसी हिसाब से वही प्लेन जो है जिस प्लेन पर ये स्ट्रेसेस लग रही हैं उसे आप रेफरेंस मान के चलोगे। याद रख रहे हैं कि जिस प्लेन पर स्ट्रेसेस लग रही हैं वही प्लेन मेरा क्या है रेफरेंस है, क्योंकि आप समझ चुके हैं रेफरेंस हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, थीटा को चेंजेस कर सकते हैं। तो थीटा चेंज कर रहे हो तो रेफरेंस हमारा चेंज हो रहा है और उस पर स्ट्रेसेस भी चेंज हो रही हैं, इसी वजह से रेफरेंस अब यहां पर है। अगर स्ट्रेसेस हम यहां कैलकुलेट कर रहे हैं तो रेफरेंस मतलब उस पर्टिकुलर प्लेन पर स्ट्रेसेस क्या क्या है, उस पर्टिकुलर प्लेन पर हमारी स्ट्रेसेस क्या क्या है, हम उसकी बातें कर रहे हैं। तो यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, प्लेन के पैरेलल है तो टाउ, फेस की डायरेक्शन क्या है वाई, फेस की डायरेक्शन वाई, ठीक है। और स्ट्रेस की डायरेक्शन क्या है एक्स, तो टाउ वाई एक्स। ऐसे ही यहां पर इस चीज को और देख लेते हैं, ये वाली चीज, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा टाउ, ठीक है। टाउ क्योंकि प्लेन है पैरेलल है, साथ ही प्लेन की डायरेक्शन क्या है वाई, और ये मेरी स्ट्रेस की डायरेक्शन क्या है जेड, ठीक है। ऐसे ही यहां पर हम दो चीजें और लेके चल लेते हैं, एक ये डायरेक्शन ले लो और एक ये डायरेक्शन ले लो, ठीक है। बस अब इनके नाम आप देखिएगा, उम्मीद है आप लिख सकते हो इनके नाम। इसका हो गया सिग्मा जेड जेड, इसका हो गया टाउ, इसका हो गया टाउ जेड एंड एक्स, जबकि इसका नाम हो जाएगा टाउ जेड एंड वाई, ठीक है। तो ये हमारे लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अब इनका लग रहा है, ये हमारे लिए बेसिकली जो सिमेट्रिक डायग्राम होते हैं, जो हमारे पास एक टेंसर क्वांटिटीज होती हैं, वो जो दिख रहा है स्ट्रेस टेंसर, वो यहां बन रहा है। तो इसको हम ग्राफिकली ऐसे लिखते हैं सिग्मा 3x3, सिग्मा 3x3 कैसे, यहां पर होता है हमारा ये जो कॉलम होता है, ठीक है, सॉरी, जो हमारे पास ये रो है, पहले रो की बात कर लेते हैं। रो होता है हमारा एक्स फेस, ऐसे ही वाई फेस, ऐसे ही जेड फेस, और जो हमारे पास कॉलम होता है वो होता है एक्स डायरेक्शन स्ट्रेस, ये स्ट्रेस की डायरेक्शन है, स्ट्रेस स्ट्रेस वाई डायरेक्शन, एंड थर्ड कॉलम है स्ट्रेस जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये चीज हमें यहां पर प्लॉट करनी है, जरा करते हैं। सबसे पहले एक्स फेस है तो एक्स फेस के लिए एक्स लिख दो, ठीक है। एक्स फेस यहां आएगा ना, ये वाला एक्स फेस, फिर यहां पर भी एक्स फेस, ठीक है, फिर यहां पर भी एक्स फेस, ठीक है। एक्स डायरेक्शन है तो एक्स डायरेक्शन आप बाद में लिखोगे ना, समझिएगा, एक्स डायरेक्शन यहां लिखोगे, वाई डायरेक्शन यहां लिखोगे, ये स्ट्रेस की है, जेड डायरेक्शन यहां लिखोगे। अब बताइए अगर एक्स एक्स होगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर सिग्मा या टाउ, सिग्मा लिखोगे ना। अगर यहां पर एक्स वाई है तो क्या लिखोगे टाउ, अगर यहाँ एक्स जेड है तो टाउ, ठीक है। सिंपल सी बात है। हम देखो इस बिल्कुल इसके हिसाब से जा रहे हैं। वाई फेस है तो पहले वाई लिख दोगे, वाई लिख दिया, वाई लिख दिया। उसके बाद डायरेक्शन लिखोगे किसकी, एक्स स्ट्रेसेस की, तो एक्स लिख दिया, वाई लिख दिया, जेड लिख दिया। उसके हिसाब से आप क्या लिखोगे, सिग्मा एंड टाउ, तो यहाँ हो जाएगा टाउ, यहाँ हो जाएगा सिग्मा क्योंकि वाई वाई है, यहाँ हो जाएगा टाउ। वाई वाई को हमने सिग्मा देखा है ना, परपेंडिकुलर और उसी के फेस में भी हो, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ हो गई हमारे पास, फिर से ये हो गया जेड जेड जेड, तो हमारे पास फिर नेक्स्ट आ गया यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई, यहाँ पर जेड। तो टाउ कैसा लेंगे, टाउ लेंगे यहाँ पर, ये टाउ हो गया, ये टाउ हो गया, ये सिग्मा हो गया। तो ये हमारे पास जो फाइनल निकल के आ रहा है इसी को हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल
रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आपसे डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज में अगर मैं यहां पर ये चीज लेके चलता हूं तो जरा ध्यान से समझिएगा कि जो मेरे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि ये चीज, क्या आपको मैंने सिग्मा दे रखी है या स्ट्रेस दे रखी है, स्ट्रेस टेंसर बोल देते हैं हम इसे, स्ट्रेस टेंसर दे रखा है यहां पर। ठीक है, क्या 30, 40, 40 एंड 50। तो यहां से आपने ये चीज है 2D के बेसिस पर, 2D के बेसिस पर, 2D के बेसिस पर मतलब सिग्मा XX, टाउ XY, टाउ YX एंड सिग्मा YY। कुछ नहीं है, ये पुरानी वाली चीज का मैंने क्या किया यहां पर, पुरानी वाली चीज का सिर्फ और सिर्फ 2D वाला पार्ट ले लिया। अगर Z नहीं है तो 3D खत्म, 3D खत्म, Z नहीं है। आपसे क्वेश्चन 2D में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये वैल्यू कभी कभी आपको डायरेक्टली दे दी जाती है, तो आपको छांटना पड़ता है कौन सी वैल्यू कौन सी है। तो ये वैल्यू आपको यहां से ऐसे इक्वेट करना पड़ता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा है। यहीं से एक हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस बेसिकली। तो कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस क्या होती है, जरा थोड़ा सा इस चीज को भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। कि मैंने 40-40 ही क्यों लिखा, ये हमेशा रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ शियर स्ट्रेसेस लग रही हैं, ये फिगर कुछ ऐसा है, सिर्फ और सिर्फ शियर स्ट्रेसेस लग रही हैं। मान लेते हैं ये फिगर मैंने कुछ ऐसा बनाया हुआ है, इस पर क्या लग रहा है, यहां पर ऐसे टाउ लग रही है। ठीक है, यहां पर ये टाउ ऐसे लग रही है। ठीक है, तो ये टाउ हो गया, यहां पर ये टाउ हो गया। इसका नाम क्या होगा टाउ का, ये फेस कौन सा है, एक्स, डायरेक्शन है वाई, फेस कौन सा है, एक्स, डायरेक्शन है वाई। ठीक है, ये ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ है, क्योंकि ऑब्वियस है अगर एक चीज ऐसे जाएगी तो एक चीज ऐसे जानी है, तभी तो इसमें इक्विलिब्रियम आएगा ना। बट क्या ये इक्विलिब्रियम नेट है, नहीं ना। हमेशा याद रखिएगा इस पॉइंट को, कभी भी आपको ये कहीं पर भी नहीं मिलेगा जनरली। ठीक है, ना ही बुक्स में इतना ज्यादा फोकस करके इस चीज को बताया जाता है। जरा ध्यान से समझिएगा मैं आपसे क्या कह रहा हूं। अभी ये सिर्फ और सिर्फ समेशन FY में 0 हो रहा है ना। टाउ XY जो भी फोर्स लग रहा होगा एरिया से मल्टीप्लाई करके, और जो इधर की तरफ आ रहा है एरिया से मल्टीप्लाई करके, वो बराबर हो रहे हैं। ठीक है, समेशन FX तो ऑटोमेटिकली 0 है क्योंकि फोर्स X डायरेक्शन में है ही नहीं। बट क्या इसमें समेशन M 0 है, नहीं। इस कंडीशन में समेशन M 0 नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, इसका मतलब एक कपल क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि यार आप अगर स्ट्रेस समझ रहे हो तो यहां पर आप फोर्स भी तो समझ सकते हो ना, एरिया से बस मल्टीप्लाई तो करना है ना, फोर्स आ जाएगा, एरिया से मल्टीप्लाई करना है, फोर्स आ जाएगा। तो ये दो फोर्स कैसे हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं और एक डिस्टेंस पर हैं, और दोनों ही पैरेलल हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं अपनी लाइन ऑफ एक्शन। इस वजह से क्या होगा, इनमें कपल क्रिएट होगा और ये कपल इसे घुमा रहा होगा। और अगर ऐसे घुमाने लग गया तो सोम तो फिर काम ही नहीं करेगी ना। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा जो मैं ये पॉइंट बोल रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा जो पॉइंट बोल रहा हूं, क्या कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस ऑलवेज स्टार्टिंग से ही प्रोड्यूस हो जाती हैं, स्टार्टिंग से ही प्रोड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले हमारी डायरेक्ट स्ट्रेसेस लगती हैं, जो हम लगा रहे हैं, फोर्सेस लगा रहे हैं, उनकी वजह से डायरेक्ट आ रही है, नहीं। जैसे ही डायरेक्ट लगाओगे ना, उसी टाइम एट दैट मोमेंट यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोड्यूस हो चुकी होती है। कॉम्प्लीमेंट्री मैंने ऐसे ही क्यों बनाई, जरा सोचो। जब इसका मोमेंट ऐसे जा रहा है, जब इसका मोमेंट, यहां सोचिएगा, जब इसका मोमेंट ऐसे जा रहा है तो ऑब्वियस है इस मोमेंट को ही तो कैंसिल करना है ना। तो इस मोमेंट को कैंसिल कौन सी चीज करेगी, अगर ये डायरेक्शन ऐसी होगी तो। और मैग्नीट्यूड बराबर रखना पड़ेगा। क्यों मैग्नीट्यूड बराबर रखेंगे, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड इन दोनों का बराबर नहीं होगा, अगर मैग्नीट्यूड इन दोनों का बराबर नहीं होगा तो समेशन FX कुछ ना कुछ आ जाएगा, जिससे फिर से मोशन में आ जाएगी। तो इक्विलिब्रियम करने के लिए टाउ YX के बराबर होना चाहिए। दूसरी बात, अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं, चलो ये आपस में बराबर थी, ये आपस में बराबर थी, बट याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे मोमेंट के बेसिस पर, जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे मोमेंट के बेसिस पर, इसे dx मान लेना, इसे dy मान लेना, ठीक है, और इसे dz मान लेना, और इनकी कैलकुलेशन करना एरिया और फोर्स के हिसाब से। टाउ की वैल्यू को फोर्स में कन्वर्ट करना, फोर्स क्या हो जाएगा, टाउ XY या टाउ YX इंटू में DA। अब ये DA क्या होगा, इस वाले के लिए तो dz इंटू dy हो जाएगा, ऐसे ही इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, dx इंटू dy। ठीक है, तो ये चीज आप करना। ठीक है, अब क्या करना, सिंपल सी बात है, जब फोर्सेस आपने कर लिए तो मोमेंट आप इसके अबाउट निकाल सकते हैं ना, इस लाइन के अबाउट मोमेंट निकालना और फिर मोमेंट को बराबर रखना। तो आपको फाइनली आउटकम मिलेगा क्या, टाउ YX इक्वल टू टाउ XY इन मैग्नीट्यूड।
इन मैग्नीट्यूड में हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस बराबर होती हैं। तो आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है और ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और मैग्नीट्यूड में हमेशा बराबर होंगी, जबकि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी, डायरेक्शन सेंस दोनों का मोमेंट का अपोजिट होगा, तभी ये इसको इक्विलिब्रियम में रखेगी। यहां से मैंने बात कर ली है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस की, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट आगे का रहेगा, ठीक है। स्ट्रेन की बातें हो चुकी है, यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बातें हो चुकी हैं यहाँ पर, ठीक है। साथ ही हमने स्ट्रेन से जितने भी रिलेटेड चीजें बन सकती हैं सोम के अंदर हमने उनकी बातें कर ली है। शियर स्ट्रेन को समझ लिया है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस के फॉर्मूले पढ़ लिए, सिग्मा एन डैश इक्वल टू सिग्मा कोस स्क्वायर थीटा एंड टाउ एस डैश इक्वल टू सिग्मा बाई टू साइन 2 थीटा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको शॉर्ट नोट्स में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इनसे रिलेटेड बनते रहते हैं आपके लिए। फिर आप कहोगे कि सर ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं बोला, भाई मैं सब चीजें लेके चल रहा हूं, मैं सब चीजें बोल रहा हूं आपको कि ये चीजें करो क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज आप इन चीजों को नोट डाउन करो जिससे कि आपको क्वेश्चन जैसे ही एग्जाम में मिलता है आप उस चीज को टैकल कर सको, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं आपके इलास्टिक कांस्टेंट से रिलेटेड, ओके।